क्या होगा अगर वो सब कुछ जिसके पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं ना, पैसा, रुतबा, शोहरत, वो सब मिल जाए। और उसके बाद भी? हाँ, उसके बाद भी एक गहरा खालीपन महसूस हो। मतलब क्या होगा अगर करियर के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने के बाद ये एहसास हो कि इस सफर में सुकून, सेहत और अपनी आत्मा कहीं पीछे ही छूट गई है। ये बहुत ही गहरा और अनकंफर्टेबल सवाल है, जिसे हम अक्सर बस इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा का विषय वो आम रफ्तार या सफलता नहीं है, या फिर वो लगातार काम करते रहने वाला हसल नहीं है। हाँ, आज की चर्चा असल में एक ठहराव के बारे में है, एक पॉज लेने के बारे में। एकदम सही। आज हम रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी, इसके मुख्य अंशों और नोट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और ये कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, ये एक आधुनिक कहानी है जो सफलता, बर्नआउट और जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है उस पर बहुत अच्छी रोशनी डालती है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे कोई भी इंसान अपनी इस बहुत ही ज्यादा व्यस्त जिंदगी में संतुलन वापस ला सकता है। मैं तो कहूंगी कि इस चर्चा को एक देर रात के चिंतन की तरह लेना चाहिए, एक लेट नाइट रिफ्लेक्शन जो शायद अगली सुबह को देखने का नजरिया ही बदल दे। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खुलकर समझते हैं। कहानी के केंद्र में जो कैरेक्टर है जूलियन मेंटल। जूलियन मेंटल। हाँ, जो एक बेहद ताकतवर और सफल वकील है। मतलब उसके पास अपार संपत्ति है, समाज में बहुत बड़ा रुतबा है और हाँ, एक लाल रंग की फेरारी है जो उस वक्त उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा सिंबल है। एकदम। जूलियन अपनी सफलता को बस कोर्टरूम की जीतों से नापता है या फिर अपने बिलेबल आवर्स से। उसकी जिंदगी में काम ही सब कुछ है, बस काम, काम और काम। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है उसका टर्निंग पॉइंट, जो बहुत डरावना है ना? उसकी महत्वाकांक्षा से पहले उसका खुद का शरीर हार मान लेता है। नोट्स में बताया गया है कि भरे कोर्टरूम में उसे एक भयानक हार्ट अटैक आता है और वो वहीं गिर पड़ता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ हमारे स्रोतों का उद्देश्य सफलता को गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ सवाल असंतुलन पर उठाया जा रहा है, इम्बैलेंस पर। वही मैं कह रही था, अगर कोई इंसान जानबूझकर अपनी जिंदगी की रफ्तार धीमी नहीं करता ना, तो एक दिन जिंदगी खुद उसे रुकने पे मजबूर कर देती है। और ये विचार करने योग्य बिंदु है। शरीर अक्सर वो बातें कहने की कोशिश करता है जिन्हें हम लगातार नजरअंदाज करते रहते हैं। वो छोटी छोटी थकान, वो स्ट्रेस। और जब वो इग्नोर होता है तो सिस्टम क्रैश हो जाता है। जूलियन के साथ यही हुआ। इसके बाद जो होता है वो एक रहस्यमयी वापसी है। हार्ट अटैक के बाद जूलियन अचानक गायब हो जाता है। बिल्कुल गायब, किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। हाँ, और महीनों बाद जब वो लौटता है तो वो पूरी तरह बदल चुका होता है, एकदम शांत, ऊर्जावान और स्वस्थ। और सबसे बड़ी बात, उसकी वो प्यारी फेरारी जा चुकी है। क्योंकि वो हिमालय चला गया था, जहां उसने सन्यासियों से जीवन को अंदर से बाहर की तरफ नियंत्रित करने का प्राचीन ज्ञान सीखा। इनसाइड आउट। हाँ, फेरारी की जगह अब उसके पास एक स्पष्टता थी, एक क्लैरिटी थी। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो जो पहला सिद्धांत सीख कर आता है, मन का बगीचा, वो मुझे बहुत पावरफुल लगा। माइंड एज अ गार्डन, ये बहुत ही खूबसूरत रूपक है। हाँ, मतलब दिमाग बिल्कुल एक बगीचे की तरह है। इसमें जो भी बीज बोए जाएंगे, विचार, आदतें, मान्यताएं, वही उगेंगे। और अक्सर हम क्या बोते हैं? चिंता। हाँ, चिंता, डर और नकारात्मकता के बीज। और फिर हम सोचते हैं कि जीवन में कांटे क्यों उग रहे हैं। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो हर घटना पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित कर रहे हैं ये पूरी तरह हमारे मानसिक अनुशासन पर निर्भर है। मेंटल डिसिप्लिन। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे उतारें? इसके लिए दिन की शुरुआत शोर शराबे से नहीं करनी चाहिए, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना या न्यूज़ देखना, जो हम सब करते हैं। हाँ, लेकिन उसकी जगह दिन की शुरुआत एक इरादे के साथ करनी चाहिए, इंटेंशन के साथ, जैसे कुछ पढ़ना, चिंतन करना या बस थोड़ी देर शांति से बैठना। मतलब अपने बगीचे में सुबह सुबह अच्छे बीज बोना। एकदम सही कहा आपने। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, उद्देश्य और आत्मानुशासन। सन्यासियों के अनुसार असली खुशी तब मिलती है जब जीवन एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ तालमेल में हो। पर्पस के बिना बड़ी से बड़ी सफलता भी बहुत खोखली लगती है। जूलियन को यही तो एहसास हुआ था। उसकी पुरानी जिंदगी अचीवमेंट से तो भरी थी, लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं था, कोई मीनिंग नहीं था। क्योंकि एक व्यस्त जीवन का मतलब हमेशा एक सार्थक जीवन नहीं होता। हम बिजी रहने को ही सक्सेस मान लेते हैं। हाँ,
और अगर सफलता को तालियों के बजाय संतुष्टि से मापा जाए तो जीवन कैसा दिखेगा, ये सोचने वाली बात है। बहुत अलग दिखेगा, लेकिन इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए एक और चीज चाहिए। आत्मानुशासन। हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब अनुशासन अक्सर लोगों को एक सजा की तरह लगता है, लेकिन इसका मतलब है वो काम करने की क्षमता जो करना जरूरी है, भले ही वो असुविधाजनक लगे। मतलब जब मन ना कर रहा हो तब भी वो काम करना। बिल्कुल। और सन्यासी इसके लिए कोई बहुत बड़े कदम उठाने को नहीं कहते, वो छोटी छोटी दैनिक आदतों पर जोर देते हैं। जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ना और मौन रहना। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, स्रोतों में तीव्रता बनाम निरंतरता का, इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी। ये मेरा फेवरेट हिस्सा है ना? सफलता के लिए अचानक बहुत ज्यादा मेहनत करने के बजाय, यानी तीव्रता के बजाय, हर दिन थोड़ा थोड़ा करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की आदतें ही खामोशी से हमारी किस्मत तय करती हैं। बिल्कुल। एक दिन में जिम जाकर आप फिट नहीं हो सकते। हाँ। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कोई एक छोटी सी आदत बनानी चाहिए और पूरी शिद्दत से उसका पालन करना चाहिए। बस एक छोटी आदत। और यही छोटी आदतें फिर समय पर महारत हासिल करने में मदद करती हैं, जो अगला बड़ा सिद्धांत है। समय पर महारत। जूलियन ने सीखा कि समय ही असल में जीवन है। घंटे कैसे बिताए जा रहे हैं यही तय करता है कि पूरा अस्तित्व कैसे बिताया जा रहा है। टाइम मास्टरी। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि इंसान शारीरिक रूप से तो मौजूद होता है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और होता है। बहुत बार ऑफिस में बैठे हैं तो घर की सोच रहे हैं, घर पर हैं तो ऑफिस का स्ट्रेस चल रहा है। इसी को तो बदलना है। सन्यासी वर्तमान में पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। पुरानी बातों के पछतावे या भविष्य की चिंता में नहीं रहना चाहिए। प्रेजेंस इज पावर। वर्तमान में रहना ही असली ताकत है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। और जब हम वर्तमान में रहना सीख जाते हैं तब हम खुद से बाहर निकलकर दूसरों को देख पाते हैं। यहीं से सेवा और दयालुता का भाव आता है। सर्विस और काइंडनेस। हाँ, सच्ची संतुष्टि दूसरों के जीवन में योगदान देने से आती है। जब हम खुद आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं ना, तब वो जो खुशी मिलती है वो अलग ही होती है। क्योंकि सफलता तब और भी मूल्यवान हो जाती है जब उसे साझा किया जाता है। जिंदा महसूस करने का सबसे तेज तरीका किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाना है। और इसके लिए बहुत पैसा या समय नहीं चाहिए। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बस इतना है कि हर दिन बिना किसी पहचान या तारीफ की उम्मीद के जानबूझकर दयालुता का एक छोटा सा काम करना चाहिए। एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी के लिए दरवाजा खोल देना है या किसी की मदद कर देना। बिल्कुल। और इन्हीं सब चीजों से सफलता की एक नई परिभाषा बनती है, जो इस चर्चा का एक तरह से आउट्रो है। हाँ, कहानी के अंत तक जूलियन सफलता को नकारता नहीं है, वो उसकी परिभाषा बदल देता है। महत्वाकांक्षा और मानसिक शांति, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप एम्बिशियस हो सकते हैं और शांत भी, लेकिन प्राथमिकता हमेशा शांति को मिलनी चाहिए। यही अहम निष्कर्ष है। समस्या वो लाल फरारी नहीं थी। तो समस्या क्या थी? समस्या उस फरारी से जूलियन का जुड़ाव था, उसका अटैचमेंट था। वो उसे ही अपनी पहचान मान बैठा था। और यही आज का सबसे बड़ा अंतिम संदेश है। ये पूरी चर्चा खुद को याद रखने, अपनी अंदरूनी आवाज सुनने के लिए थोड़ा धीमा होने के बारे में थी। एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में जो सिर्फ बाहर से अच्छी न दिखे, बल्कि अंदर से अच्छी महसूस भी हो। सबसे बड़ा सबक यही है कि एक सफल जीवन पूरी तरह खोखला है अगर उसकी कीमत इंसान की सेहत, शांति और खुशी हो। बिल्कुल। जब इंसान अपने दिमाग पर काबू पा लेता है, समय का सम्मान करता है और एक उद्देश्य के साथ जीता है, तब सफलता तनावपूर्ण नहीं रह जाती, बल्कि उसमें एक रूहानी सुकून आ जाता है। एकदम सही। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए इंसान खुद को ही कहीं पीछे छोड़ दे तो उस चोटी पर पहुंचने का क्या फायदा? बहुत गहरी बात है। शायद असली सफलता वो नहीं जो दुनिया को दिखाई दे, बल्कि वो है जो तब महसूस हो जब कोई हमें न देख रहा हो।